बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। वो देखें जनाब, ये किचन है। इसे भी बाकी घर की तरह खूबसूरत बनवाया है, नजीर साहब ने कहा। मैं इस वक्त उनका मकान देख रहा था जो मैं किराए पर लेना चाहता था। वो मकान के हर हिस्से की तारीफ कर रहे थे। मैं मकान की खूबसूरती की वजह से नहीं लेना चाहता था, बल्कि मुझे ये मकान इसलिए पसंद आया था कि ये आबादी से जरा हट के था। कुछ दूर कच्ची झोंपड़ियां थी और इधर उधर इस मकान जैसे कुछ और मकानात भी बने हुए थे जो एक दूसरे से काफी फासले पर थे। मैं सोच रहा था कि एक तो मुझे यहाँ खुलकर मौसीकी की रियासत करने का मौका मिलेगा और दूसरा ये कि यहाँ मैं एक ऐसा स्कूल भी खोल सकता हूँ जहाँ लोगों को मौसीकी की तरबियत दी जा सके। मैं शौकिया फनकार हूँ। शुरू से ही मेरा दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। छठी जमात के बाद मैंने मौसीकी के एक उस्ताद के पास जाना शुरू कर दिया। वो भी मेहनत और मोहब्बत से मुझे मौसीकी सिखाते थे। घर वालों की सख्ती की वजह से मैंने जैसे तैसे मैट्रिक कर लिया, लेकिन इससे आगे पढ़ने को मेरा दिल नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने तालीम को खैराबाद कह दिया। घर वालों ने कोशिश की कि मैं किसी तरह आगे पढ़ लूं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं आगे ना पढ़ने का पक्का इरादा कर चुका हूं, तो उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। मैं अपने उस्ताद से मौसीकी सीखता रहा। फिर मुस्तकबिल बनाने के लिए सक्खर से कराची आ गया। यहाँ कुछ दोस्त थे जिनकी मदद से मुझे एक म्यूजिक कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी और आज उन्हीं के तवस्सुत से नजीर साहब मुझे अपना मकान दिखा रहे थे। मैंने उनसे कहा, ठीक है जी, मुझे आपका मकान पसंद है। कल सुबह मैं आपको एडवांस दे दूंगा और यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। नजीर साहब खुश होते हुए बोले, मुझे मालूम था कि आपको मेरा मकान जरूर पसंद आएगा। दूसरे रोज मैं नजीर साहब वाले मकान में शिफ्ट हो गया। सामान को तरतीब देने के बाद मैंने गुस्ल किया और किचन में रात का खाना बनाने लगा। मैं साथ ही साथ एक गाने की धुन बजाता रहा था। अचानक मुझे हारमोनियम बजने की आवाज आई। आवाज मेरे हारमोनियम जैसी थी। मैं सोचने लगा कि आखिर कौन हारमोनियम बजा रहा है। क्या मेरे अलावा भी यहाँ कोई और फनकार रहता है? मैं किचन से बाहर आ गया। तब मुझे अंदाजा हुआ कि हारमोनियम बजने की आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। मैं कुछ देर तो हैरान और परेशान अपनी जगह पर ही खड़ा सोचता रहा कि आखिर मेरे कमरे में कौन आ गया है। फिर मैं तेजी से कमरे की तरफ बढ़ा। हारमोनियम अपनी जगह पर पड़ा हुआ था। मैं उलझ कर रह गया। कभी मैं सोचता कि क्या वो सब मेरा वहम था, कभी सोचता कि शायद हारमोनियम की आवाज कहीं और से आ रही थी। मैं बहुत देर तक इसी शशोपंच में रहा। फिर जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका तो वापस किचन में आ गया। खाने से फारिग होने के बाद मैं हारमोनियम वगैरह लेकर छत पर आ गया। मौसम खुशगवार था, हवा बहुत भली लग रही थी। मैंने सब चीजें दरी पर रखी और रियाजत करने लगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अचानक एक नस्वानी आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं फौरन खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। कुछ देर तक मैं हैरान और परेशान रहा और आसपास का जायजा लेता रहा। साथ ही साथ सोचता भी रहा कि आखिर आवाज किसकी थी। फिर मैं खड़ा हो गया और छत से नीचे बाहर झांकने लगा। दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ देर उलझे रहने के बाद मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और रियाज करने लगा। बहुत देर तक रियाज करने के बाद मैं हारमोनियम वगैरह उठाकर कमरे में आ गया और सोने के गर्ज से लेट गया। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरी चारपाई पर से उतरा हो या इस पर चढ़ा हो। मैं फौरन बैठ गया और चारपाई का जायजा लेने लगा। फिर मैंने सोचा कि मेरे जहन में ये ख्याल आया होगा कि या तो चारपाई से कोई उतरा है या इस पर चढ़ा है, लेकिन ये ख्याल गलत था। यकीनन चारपाई या गद्दा मेरा वजन पड़ने से हिले होंगे। मैं दोबारा लेट गया और फिर कुछ देर के बाद सो गया। सुबह जब सोकर उठा तो मेरी नजर हारमोनियम पर पड़ी। वो उस जगह पर नहीं था जहां मैंने रात को उसे रखा था। मैं सोचने लगा कि आखिर वो दूसरी जगह पर कैसे आ गया। फिर मैंने सोचा मुझे गलत फहमी हो रही है, मैंने हारमोनियम वहीं रखा होगा जहां वो इस वक्त मौजूद है। नाश्ते से फारिग होकर मैंने घर के दरवाजे पर ताला लगाया और म्यूजिक कंपनी पहुंचने के लिए निकल पड़ा। सामने से मुझे एक शख्स आता दिखाई दिया।
उसने मेरे करीब पहुंचकर चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरते हुए मुसाफे के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं सोचने लगा कि वो कौन है। मैंने भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और सोचा कि क्या मैं इससे पहले मिल चुका हूँ। हाथ मिलाने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या आपने ये मकान ले लिया है? जी हाँ, मैं किराए पर यहाँ आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं यहाँ करीब ही बस्ती में रहता हूँ। अभी आपको ताला लगाते देखा तो अंदाजा हुआ कि आप इस घर में आ गए हैं। आपसे एक बात कहनी है। पता नहीं आप ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बता देना अपना फर्ज समझता हूँ कि इस घर में आसेब हैं। आप ये घर जल्द से जल्द छोड़ दें। आसेब हैं? मैंने हैरत से कहा। हाँ, यहाँ बहुत अरसा पहले भी एक आदमी आकर रहा करता था, जिसे कुछ दिनों बाद आसेब ने मार दिया था, इस शख्स ने बताया। मैं चंद लम्हे उसकी बातों पर गौर करता रहा, फिर बोला, यार आज के दौर में आसेब वगैरह कहाँ होते हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि पता नहीं आप ऐसी बातों पर यकीन रखते हैं या नहीं, और अब पता चला कि आप ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। मैं अपना फर्ज समझकर आपको बता रहा था, आगे आपकी मर्जी, उस शख्स ने कहा और चला गया। मैंने चंद लम्हे उसे जाते देखा और फिर अपनी राह पर चल पड़ा। मेरा ज़हन उस शख्स की बातों में उलझ गया था। मैं सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है जैसा वो कह रहा है या नहीं। फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसी बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। शाम में जब मैं घर वापस आया तो हारमोनियम को उस जगह से दूर देखा जहां मैं उसे छोड़ गया था। मैं सोचने लगा कि क्या ये मेरा वहम है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं हारमोनियम दूसरी जगह ही रख कर गया था। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज खुद ब खुद इधर उधर हो जाए। मैं बहुत देर तक उलझा रहा। फिर मुझे वो शख्स याद आ गया जो सुबह मिला था। उसने कहा था कि इस घर में आसेब हैं। मुझे अपने साथ गुजरे वो वाकयात भी याद आ गए जिनकी वजह से मैं ज़हनी उलझन का शिकार हुआ था। एक मर्तबा हारमोनियम खुद ब खुद बजने लगा था। फिर पहले मुझे भी हारमोनियम दूसरी जगह पर मिला था। चारपाई पर से किसी के उतरने या बैठने का एहसास भी मुझे हुआ था, और रात को छत पर किसी ने ये भी कहा था कि बहुत खूब, बहुत खूब। ये तमाम बातें मुझे ये यकीन करने पर मजबूर कर रही थीं कि यहाँ कोई आसेब जरूर है। मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा और हर किस्म के हालात का मुकाबला करूंगा। मैंने कुछ देर आराम किया और रात के खाने की तैयारी करने लगा। हारमोनियम बजने की आवाज आई तो मैं चौंक गया। फिर फौरन कमरे की तरफ दौड़ा। यूं ही मैं कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा, हारमोनियम की आवाज बंद हो गई। कमरे में आकर मैंने देखा तो हारमोनियम अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। मैं हैरान रह गया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जरूर इस घर में आसेब हैं। मैंने जोर से कहा, तुम जो कोई भी हो मुझे दहशत ज़दा नहीं कर सकते। कोई आवाज नहीं आई और ना ही कोई मेरे सामने आया। मैं वापस किचन में आ गया और खाना पकाने में मसरूफ हो गया। रात को खाने से फारिग होने के बाद मैं एक बार फिर हारमोनियम और दीगर चीजें छत पर ले आया और रियाजत करने लगा। मुझे उम्मीद थी कि आज फिर वही पुरस्कार आवाज आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं रियाजत से फारिग होने के बाद कमरे में वापस आ गया। हारमोनियम वगैरह रखने के बाद मैं चारपाई पर लेट गया और गौर करने लगा कि क्या आज फिर कोई चारपाई पर से उतरेगा या इस पर बैठेगा। काफी देर तक मैं चारपाई की तरफ मुतवज्जे रहा, फिर आराम से लेट गया। काफी देर तक मैं हालात पर गौर करता रहा और फिर न जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई। रात के न जाने कौन से पहर मेरी आंख खुली थी। मुझे किसी के कहकहे लगाने की आवाज आई। मैं अंदाजा लगाने लगा कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर आ गया और तब मुझे पता चला कि कहकहों की आवाज दूसरे कमरे से आ रही है। मैंने उसका दरवाजा खोला तो कहकहों की आवाज आना बंद हो गई। मैंने लाइट जला दी, वहां कोई नहीं था। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा मेरी टांगों से लिपट गया है। मैं कुछ घबरा गया और तेजी से एक तरफ हो गया। चंद ही लम्हों के बाद मेरी टांगों से लिपटने वाली चीज हट गई। मैं कुछ खौफजदा भी हो चुका था। मैंने सोचा कि मैंने यहाँ रहने का जो फैसला किया था वो गलत था,
اس لیے کہ یہاں واقعی کوئی پراسرار مخلوق تھی جو اگر میری ٹانگ سے لپٹ سکتی ہے، ہارمونیم بجا سکتی ہے، کہکہے لگا سکتی ہے، تو مجھے ختم بھی کر سکتی ہے۔ مجھے اس شخص کی بات یاد آ گئی جو مجھے گھر کے باہر ملا تھا۔ اس نے مجھے یہ گھر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں کسی شخص کی پراسرار طور پر موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہوئی تو میں اپنا سامان باندھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ گھر کے دروازے پر تالا لگانے کے بعد میں نے ایک ہوٹل پہنچ کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد اپنے دوست خالد کے پاس اس کے دفتر پہنچ گیا۔ اسے میں نے ساری صورتحال بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، یار فہیم، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو؟ نہیں یار، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل حقیقت ہے، میں نے کہا۔ آج کل کے دور میں لوگ ایسی باتوں پر یقین تو نہیں رکھتے، لیکن بہرحال یہ باتیں حقیقت ہیں اور کسی بھی وقت کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں اور لوگ کسی بات کو جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں وغیرہ سے منسوب بھی کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال تمہاری باتوں پر مجھے یقین آ گیا ہے۔ میں آج ہی تمہارے لیے کسی اور گھر کا بندوبست کروا دیتا ہوں، خالد نے کہا۔ پھر اس نے بھاگ دوڑ کر میرے لیے ایک اور مکان کا بندوبست کروا دیا اور میں اسی وقت اس مکان میں شفٹ ہو گیا۔ یہاں مجھے کھل کر ریاضت کرنے کی سہولت نہیں مل سکتی تھی کیونکہ یہ مکان ایک محلے میں تھا۔ رات کو سوتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تم واپس اسی مکان میں چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو، کسی نے سرغوشی کی۔ آواز نسوانی تھی۔ میں گھبرا گیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ تم کل تک اسی مکان میں چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ آواز پھر آئی۔ اوہ، لیکن تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ کل تک، آواز آئی۔ پھر ہلکا سا کہا سنائی دیا۔ لیکن تم کون ہو؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن آواز نہیں آئی۔ میں نے کئی بار اپنا سوال دہرایا اور آواز کا انتظار کرتا رہا، لیکن آواز پھر نہیں آئی۔ میں نے اپنے ماتھے پر نمودار ہو جانے والے پسینے کے قطروں کو آستین سے صاف کیا اور سوچنے لگا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ پہلے مجھے پراسرار مخلوق نے اس گھر میں تنگ کیا ہوا تھا اور جب وہ گھر چھوڑ دیا تو اب دوبارہ اسی گھر میں جانے کا کہہ رہی ہے۔ صبح میں پھر خالد صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام ماجرا سنایا۔ یار، ایک مولوی صاحب میرے جاننے والے ہیں اور لوگ اسی طرح کے مسائل کے لیے ان سے رجوع کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان سے مل کر اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس پراسرار مخلوق کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو ان کے پاس، میں نے کہا، اور پھر ہم دونوں مولوی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ پتہ چلا کہ مولوی صاحب کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں؟ میں نے خالد سے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں کوشش کرتا ہوں کہ آج ہی کسی ایسے شخص سے رابطہ ہو جائے جو تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہو، خالد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، تم اگر کام پر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں کسی سے ملنے کے بعد وہاں آ کر تمہیں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، میں نے کہا اور بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں پراسرار مخلوق والے معاملے کی وجہ سے پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کام پر پہنچ گیا۔ یہاں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ شام کو جب میں چھٹی کرنے لگا تو خالد آ گیا۔ اس نے کہا، یار فہیم، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی سے رابطہ ہو جائے۔ ایک اور مولوی صاحب کا پتہ چلا ہے، انہوں نے کل صبح ہمیں ملنے کے لیے کہا ہے۔ کل صبح تم میرے گھر آ جانا۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل صبح چلیں گے، میں نے کہا۔ دیکھو، اگر تم گھبرا رہے ہو تو آج رات میرے گھر سو جانا، خالد نے کہا۔ ارے نہیں یار، میں گھبرا نہیں رہا، بس اسی وجہ سے پریشان ہوں کہ اس معاملے کی وجہ سے میرے کام پر فرق پڑ سکتا ہے، میں نے کہا۔ چلو، کل تک مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، کل تو ہم مولوی صاحب سے مل ہی لیں گے، خالد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ خالد اور میں نے ایک ہوٹل میں چائے پی، اس کے بعد وہ گھر چلا گیا اور میں اپنے گھر آ گیا۔ کافی دیر تک پراسرار مخلوق کے بارے میں ہی سوچتا رہا، پھر موسیقی کی ایک کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ رات تقریباً 11 بجے مجھے نیند آنے لگی اور میں
किताब रखकर सो गया। मुझे किसी ने झंझोड़ा तो मैं उठकर बैठ गया। वही पुरस्रार आवाज मेरे कानों से टकराई, अगर तुम किसी से हमारे सिलसिले में राब्ता करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुम हो कौन? आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैंने कहा, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो कल रात उसी घर में चले जाओ। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय कहा गया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा वहां। तुम्हें हर हाल में जाना होगा। अगर तुमने हमारे सिलसिले में किसी से मुलाकात करने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हें एक छोटा सा झटका दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर तुम अपने इरादे से बाज नहीं आए तो फिर तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाएगा। आवाज आई, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं दोबारा उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, मेरे गुस्से में अब तक कमी नहीं आई थी। ठीक है, तो फिर तुम अपनी जिद पूरी करने की कोशिश कर लेना, लेकिन मेरी बातें जरूर जहन में रखना। मुझे आवाज सुनाई दी। ठीक है, देखा जाएगा, मैंने कहा और लेट गया। मैं आवाज का मुंतजिर था, लेकिन काफी देर तक आवाज न आई तो मैं बेफिक्र होकर सो गया। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया। घर के दरवाजे पर ताला लगाने के बाद मैं खालिद के घर की तरफ चल दिया। मैं एक सड़क अबूर कर रहा था कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया। मैं सामने से गुजरते हुए रक्शे से जा टकराया। रक्शा ज्यादा तेज रफ्तार नहीं था और ना ही मैं बहुत ज्यादा जोर से टकराया था, इसलिए फौरन संभल गया। सिर्फ मेरे सर पर जरा ज्यादा चोट लगी थी। मैं अपना सर सहलाने लगा। रिक्शे वाले ने आगे जाकर ब्रेक लगाई, फिर रिक्शे से गर्दन निकालकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ओए अंधे, आंखें बदली करवाओ अपना, खाना खराब। वो ये समझा था कि मैं बेख्याली में या उजलत में रक्शे से टकरा गया हूँ। मैंने उससे माजरत की तो उसने बड़बड़ाते हुए रिक्शा आगे बढ़ा लिया। अब भी वक्त है, वापस चले जाओ, वरना तुम किसी बस या ट्रक के नीचे भी आ सकते हो। पुरस्रार निस्वानी आवाज मुझे फिर सुनाई दी। तुम आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैंने झुंझला कर कहा, आज रात तक उस मकान में आ जाओ, वरना याद रखो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आवाज आई। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। मैं ये देख चुका था कि वो पुरस्रार मखलूक अपने कहने के मुताबिक मुझे छोटा सा झटका दे चुकी थी, और अगर अब मैं अभी तक अपनी जिद पर अड़ा रहूं तो वाकई मुझे मौत के मुंह में भी पहुंचा सकती थी। फिर मैंने फैसला किया कि उसकी बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी सूरत निकल आए जो मेरे हक में बेहतर हो। उसी वक्त मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने उस अनदेखी मखलूक से कुछ नहीं कहा और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। मैंने सोचा कि अच्छा हो कि मैंने नजीर साहब को अब तक मकान खाली करने की इत्तला नहीं दी थी। दूसरा मकान खालिद के एक रिश्तेदार का ही था, इसलिए मैंने उसका एडवांस नहीं दिया था, और फिर खालिद ने कहा था कि नजीर साहब को 1-2 दिन में एडवांस वापस लेने और उनका मकान खाली करने की इत्तला दे दी जाएगी। घर पहुंचकर मैंने अपना सामान बांधा और टैक्सी के जरिए नजीर साहब वाले मकान में जा पहुंचा। सामान रखने के बाद मैंने जोर से कहा, अब तुम खामोश हो ना? क्या अब मैं अपने दोस्त से मिल सकता हूँ? जाओ मिलो, लेकिन यहाँ से किसी और घर में जाने का ख्याल तक न लाना। पुरस्रार आवाज आई। तुम कौन हो और मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? मैंने सवाल किया। जाओ पहले अपने दोस्त से मिलकर आओ, फिर बात करेंगे। आवाज सुनाई दी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने एक गहरा सांस लेकर कहा, वैसे तुमने जबरदस्ती करके मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शुक्र करो तुम जिंदा सलामत हो, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक मौत के मुंह में जा चुका होता। आवाज आई। क्यों, मुझ में कोई खास बात है कि तुमने मुझे नहीं मारा? मैंने पूछा। हाँ, तुम में एक खास बात है। आवाज आई। इसमें कुछ शोखी थी। अच्छा बताओ क्या खास बात है? मैंने पूछा। जाओ बाद में बात करेंगे। आवाज आई। उसकी संजीदगी लौट आई थी। मैं सोचने लगा कि आखिर मुझ में क्या खास बात हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि यकीनन पुरस्रार मखलूक मुझ पर आशिक हो चुकी है। बहरहाल मेरा उससे इश्क लड़ाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने उससे मजीद कोई बातचीत नहीं की। ताला उठाया और घर से बाहर आ गया। फिर दरवाजे पर ताला लगाने के बाद खालिद के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं खालिद के घर पहुंचा तो वो शिकायती अंदाज में बोला, ओ यार, तुम अब आ रहे हो? मैंने तुम्हें कब बुलाया था? मैं तो परेशान हो गया था। बैठो, मुझे मौलवी साहब के पास नहीं जाना। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा
और खुद बैठ गया। वो चंद लम्हे हैरत से मेरी तरफ देखता रहा। फिर मेरे करीब बैठते हुए उसने पूछा, ये फैसला तुमने कैसे कर लिया? उसकी एक खास वजह है, मैंने जवाब दिया। खास वजह? बताओ, क्या खास वजह है? उसने पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी। यार, ये तो मामला खतरनाक हो गया है। पता नहीं उस पुरस्रार मखलूक के क्या इरादे हैं। खालिद ने कहा और कुछ सोचने लगा। मुझे इत्मीनान हो गया कि अगर मैं उसी घर में रहूं तो वो मुझे मारेगी नहीं। मैंने कहा, फिर भी उसके क्या इरादे हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। खालिद ने कहा, कुछ भी इरादे हों, वो अपने इरादे पूरे कर सकती है, इसलिए कि वो ऐसा करने की पोजीशन में है। लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उससे पूरा बदला लूंगा। मैंने कहा। खालिद कुछ देर सोचता रहा और फिर एक गहरा सांस लेने के बाद बोला, यार, मैंने सुना है कि ऐसी मखलूक कभी कभी फायदा भी पहुंचा देती है। तुमने इसकी बात मान ली है, हो सकता है अब वो तुम्हें कोई फायदा पहुंचा दे। देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने कहा। शाम में घर वापस पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया और जरा जोर से बोला, हाँ भाई, अब बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? उसी लम्हे हंसी की आवाज आई। इस मर्तबा नस्वानी आवाज के साथ साथ बच्चों जैसी आवाजें भी थीं। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई बच्चा मुझसे लिपट गया हो। मैंने उसे अपने आप से अलहदा करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कुछ देर बाद वो खुद ही हट गया। जाओ खाना पकाओ, अभी कुछ देर में तुम्हें भूख लग जाएगी तो क्या खाओगे? नस्वानी आवाज ने कहा। मैंने खाना बाद में पका लूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हारे साथ हंसने की आवाजें किसकी थी? कौन था जो मुझसे लिपटा था? मैंने कहा। अगर तुम हमारी बात मानते रहे तो हमारे दोस्त रहोगे। हम तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन अगर तुमने हमारे कहने के खिलाफ काम करने की कोशिश की तो याद रखो, अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। आवाज आई। वो तो ठीक है, मैं सब समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम मेरे सवालों का जवाब तो दो। मैंने कहा। तुम्हारे सवालों के जवाब भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उस वक्त जब तुम रात को हारमोनियम बजाओगे छत पर और साथ में गाओगे भी। आवाज सुनाई दी। अभी क्यों नहीं? मैंने पूछा। बस कह दिया ना, अब जाओ और खाना पकाओ, रात को छत पर बातचीत होगी, पुरस्रार मखलूक ने कहा। मैं अभी बातचीत करना चाहता हूँ, मैंने जिद की। उसी वक्त मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई कमरे से बाहर चला गया हो। क्या तुम यहीं हो? मैंने सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई मर्तबा अपना सवाल दोहराया, लेकिन जब पुरस्रार आवाज ना आई तो मैं समझ गया कि पुरस्रार मखलूक कमरे से जा चुकी है। मैं उठकर बावर्ची खाने में आ गया। यहाँ मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। अब मुझे बेचैनी सी होने लगी और उस वक्त का इंतजार था जब उस पुरस्रार मखलूक ने मुझे मेरे सवालों के जवाब देने थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना तैयार किया और फिर उसे खाने में ताखीर नहीं की। अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। मैं हारमोनियम वगैरह उठाकर छत पर आ गया। क्या तुम यहाँ मौजूद हो? मैंने बुलंद आवाज में पुरस्रार मखलूक से पूछा। हाँ, मैं यहीं हूँ। तुम गाना शुरू करो। पुरस्रार आवाज आई। पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, फिर मैं गाना शुरू करूंगा। मैंने जिद्दी आवाज में कहा। नहीं, पहले तुम कुछ थोड़ा बहुत गाओ, फिर तुम्हें बता दूंगी कि हमारी हकीकत क्या है। पुरस्रार मखलूक ने कहा। अगर मैं ना गाऊं तो? मैंने कहा। देखो, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि हमारे दोस्त बनकर रहोगे तो हर तरह की परेशानी तुमसे दूर रहेगी, वरना। पुरस्रार मखलूक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि तुमसे दोस्ती करने से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी तो मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन है कि तुम अपनी इस बात पर कायम रहोगी। मैंने कहा। अगर तुम हमारे दोस्त बने हो तो फिर बेफिक्र हो जाओ, जो मैंने कहा है वही होगा। पुरस्रार मखलूक ने मुझे यकीन दिलाया। ठीक है, तो फिर सुनो। मैंने हारमोनियम बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। कुछ देर गाने के बाद रुक गया और फिर मैंने पुरस्रार मखलूक से कहा, लो भाई, मैंने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी है, अब तुम मेरे सवालात के जवाब दो। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। आवाज आई। हमें देखने की कभी ख्वाहिश न करना। हम यहाँ बहुत अरसे से रह रहे हैं। तुम्हें यकीनन बच्चों के भी हंसने की आवाज आई थी। वो मेरे बच्चे हैं और इनके अलावा मेरे शौहर भी यहाँ रहते हैं। हम किसी को भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते।
जो भी यहाँ आता है हम उसे किसी न किसी तरह भगा देते हैं। लेकिन एक शख्स कुछ अरसा पहले यहाँ आकर रहा था। वो कुछ अमलियात जानता था। उसने हमें काबू करने की कोशिश की और मेरे हाथों मारा गया। हम तुम्हें भी यहाँ किसी न किसी तरह से भगा देते, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद आई है। अब अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें हर रात मुझे कोई अच्छी चीज सुनानी होगी। तुम्हें हर तरह की परेशानी से निजात मिल जाएगी। बस इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहती। मैंने सोचा कि अब इससे मजीद बातचीत और बहस फजूल है, इसलिए कहा ठीक है, अगर तुम्हारी तरफ से मुझे कोई खतरा नहीं है तो मैं यहीं रहने के लिए तैयार हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद मैंने हारमोनियम बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। सुबह जब मैं अपनी कंपनी पहुंचा तो मेरा प्रमोशन कर दिया गया था। फौरन मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा क्यों हुआ है। उस दिन के बाद से मेरे लिए तरक्की के दरवाजे खुलते चले गए। आज मुझे उस मकान में रहते हुए 10 साल हो चुके हैं। मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी बीवी बहुत खुश अखलाक और मुखलिस औरत है और 2 बच्चे हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। हमारे अलावा अब भी वो पुरस्कार खानदान इस घर में आबाद है, जिससे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आज भी तकरीबन हर रोज रात को छत पर अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।